हम लोग क्रिस्टल फील्ड मॉडल कर रहे थे ना। यस हाँ ठीक है, चलो। अच्छा देखो, ठीक है। अच्छा, तो क्रिस्टल फील्ड मॉडल में वहां हम लोगों ने बातें कर लिया था कि लिगेंड्स अप्रोच करेंगे ताकि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी पोस्टुलेट बोलता है कि इनिशियली द लिगेंड फील्ड इज सिमेट्रिकल। सर हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किया था। हाँ वही स्टार्ट किया था, उसी का कर रहा हूँ। वहां तक कर लिए थे ना कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स इस प्रकार अप्रोच करेंगे ताकि वो ये हो जाए, है ना। उसी मतलब कंटिन्यू करो। क्रिस्टल फील्ड मॉडल बोलता है कि इनिशियली लिगेंड फील्ड सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल बोलने का मतलब सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। देखो ऐसा लगेगा सभी लिगेंड को कि ये जो फील्ड है वो मेरी तरफ ही आ रहा है। ये मैंने एक्सप्लेन किया था क्या पॉइंट? ये एक्सप्लेन किया था क्या पॉइंट? हाँ सर। हाँ देखो, ध्यान से। कोई एक बार हाँ ठीक है, देखो ठीक है। देखो व्हाट डू यू मीन बाय दिस पॉइंट? इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर आप मान लो, अगर आप एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, हमेशा देता हूं, जैसे मान लो अगर हाईवे में कोई जा रहा हो और कोई अगर ट्रक आपको दिखाई पड़े अप्रोचिंग यू फ्रॉम एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, नॉट दिख रहा है लेकिन बहुत दूर है, तो इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि वो फील्ड आपकी तरह ही आ रहा है, सॉरी वो ट्रक आप ही के लेन में आ रहा है। इसका मतलब उस समय उस ट्रक का जो फील्ड है उसको बोलेंगे स्फेरिकली सिमेट्रिकल। इनफैक्ट आप पूछोगे किसी से कि सन कहाँ है, तो बोलेगा मेरे सर के ऊपर। आप किसी से जो ही इज डिस्टेंस एट 100 किलोमीटर्स, आस्क हिम इन ही इज इन अ डिफरेंट स्टेट, उससे पूछो तुम्हारे ऊपर सन को देखो, वो भी बोलेगा मेरे भी ऊपर है। व्हाई? बिकॉज द फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। सो इसका इम्प्लीकेशन यहाँ क्या है कि लिगेंड फील्ड जब स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, ऑल द और लिगेंड फील्ड इज सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है और जैसे जैसे अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे लिगेंड्स अप्रोच कर रहा है, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सब इक्वल रिपल्शन फेस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज सबको क्या लग रहा है कि मेरी तरफ ही आ रहा है, मेरी तरफ ही आ रहा है, मेरी तरफ ही आ रहा है। धीरे धीरे द फील्ड ऑफ द अप्रोचिंग लिगेंड धीरे धीरे श्रिंक करता है। सब क्रिस्टल फील्ड मॉडल के अप्रोचिंग लिगेंड धीरे धीरे श्रिंक करेगा, एंड जब बहुत पास आ जाएंगे उसको बोलेंगे नियर फील्ड या ऑक्टाहेड्रल फील्ड, तब जाकर के उनमें से कुछ लोब्स, द डी ऑर्बिटल्स डू नॉट फेस इक्वल रिपल्शन। बताऊंगा क्यों। अब कुछ डी ऑर्बिटल्स इक्वल रिपल्शन फेस नहीं करेंगे, सम फेस मोर रिपल्शन depending on their orientation. As a consequence क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड मॉडल बोलता है
DD splitting takes place. देखो ध्यान से क्या होता है। तो मान लो अगर मैं बात करूं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, देखो पूरा मॉडल क्या बोल रहा है। इनिशियली सभी ऑर्बिटल्स आइसोलेटेड आयन, फ्री आइसोलेटेड केस है, सभी की एनर्जी अपना आराम से बैठे हुए हैं, लिगेंड्स अभी एकदम इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है। ठीक है, जैसे जैसे लिगेंड्स अप्रोच किए, इमेजिन करना सेंटर ऑफ क्यूब में सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। जैसे जैसे लिगेंड्स अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे, सबका रिपल्शन, सबका एनर्जी लेवल बढ़ता है। सबका इक्वली क्यों बढ़ता है? बिकॉज सबको ऐसा लग रहा है मेरी तरफ ही आ रहा है, मेरी तरफ ही आ रहा है, बिकॉज द फील्ड इज सिमेट्रिकल। दूर से स्टार्ट किया ना मॉडल जो बोलता है। लेकिन जब बहुत पास आ जाते हैं तो इनमें से कुछ, अब ध्यान देना, वो रीजन इसका नेक्स्ट पेज पर ही बताऊंगा। ये dxy dyz और dzx, ये dxy dyz dzx बोलते हैं अरे मैं तो बेकार का ही ओवर एक्साइटेड हो गया था, एक्चुअली में ये मेरे लेन में तो आ ही नहीं रहा था। हम लोग को ऐसा लग रहा था कि मेरी तरफ आ रहा है, तो मेरे लेन में आ ही नहीं रहा था, मैं तो बेकार का धोखे में ही ओवर एक्साइट हो गया। मतलब जैसे जैसे उसको सच्चाई पता चला कि लिगेंड, और इन दोनों का हालत खराब हो गया। अभी आप देखोगे ऑक्टेडल फील्ड में इनके लोब्स जो हैं एग्जैक्टली पॉइंट कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड्स, इनका हालत खराब। तो क्रिस्टल फील्ड मॉडल बोलता है यहां से स्प्लिटिंग होता है। कुछ दो ऊपर चले जाते हैं, और ये जो तीन हैं, कौन से तीन? dxy dyz एंड dzx। मतलब समझो कि ये जो एनर्जी है ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जितने से dxy dyz dzx नीचे गए उतने से वो ऊपर चला गया, और इसको बोलते हैं डेल्टा ओ। बताता हूं, देखो उसको लिखो। दिस इज क्रिस्टल फील्ड splitting energy in octahedral। हाँ, स्क्रीनशॉट लो, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लो एक बार, भेजो, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज दो ग्रुप में। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मॉडल बोलता है, ठीक है, मॉडल को देखिए ध्यान से। हमने लास्ट में ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ। ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स कैसा बना होगा? तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम बीच में होगा, और लिगेंड्स हर डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे होंगे फेस सेंटर से। इमेजिन करो हर फेस के सेंटर से लिगेंड इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा होगा, कि यहाँ से और एक पीछे से, ऐसा ही और होगा। अगर मैं इसको एक्स वाई मान लू, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, तो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ऑर्बिटल है। और चलो मैं डी जेड स्क्वायर भी दिखा देता हूँ। रिंग नहीं बनाऊंगा, वो सर्कुलर रिंग नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है,
मतलब ये वाले जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एकदम फेस के सेंटर्स पे टकरा रहा है। और ये डी जेड स्क्वायर है, और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स भी है, ठीक है ना, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। क्रिस्टल फील्ड मॉडल बोलता है इनिशियली जब लिगेंड बहुत दूर है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसका फील्ड पूरा स्फेरिकल है। एकदम स्फेरिकल फील्ड है। स्फेरिकल फील्ड का मतलब है हर डायरेक्शन से हर ऑर्बिटल को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे तरफ ही आ रहा है, उसको पता नहीं चल पा रहा है कहाँ आ रहा है। तो इट इज लाइक अगर ये आइसोलेटेड हालत में आराम से बैठे हुए थे, आइसोलेटेड में, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं ग्राफ, तो जैसे जैसे वो मॉडल बोलता है लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज लेकर के एकदम दूर से, तो बहुत हद तक, मतलब कुछ दूरी तक आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कि फील्ड ऑफ द लिगेंड इज सिमेट्रिकल। स्फेरिकली सिमेट्रिकल का मतलब सबका एनर्जी राइज। अच्छा, व्हाई विल द एनर्जी राइज? यार लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो रिपल्शन होगा ही। किनके बीच में रिपल्शन होगा? बिटवीन द डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन एंड द लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, और सबका इक्वल रिपल्शन होगा बिकॉज द फील्ड इज सिमेट्रिकल। बट जब बहुत पास आ जाएगा लिगेंड, इसी को बोलते हैं श्रिंकिंग फील्ड मैकेनिज्म। जब जैसे मान लो ट्रक बहुत पास आ गया तो आपको समझ में आता है अरे तो मेरे लेन में ट्रैवल ही नहीं कर रहा था, ये तो दूसरे लेन में है। बट अगर आप कभी एक्सपीरियंस किए हो, अगर आप चल रहे होगे और यहाँ से कोई आ रहा, आप यहाँ से चल रहे हो और एकदम दूर से कोई आ रहा है, तो भले ही वो इधर चल रहा होगा, भले ही वो यहाँ से आ रहा होगा, बट कभी एक्सपीरियंस करना, आपको इनिशियली लगेगा कि इधर भी आ रहा है, मेरी तरफ ही आ रहा है। तो आप थोड़ा सा बेसिकली आपका एनर्जी थोड़ा बढ़ा। तो अब जब पास आते हैं तो ये डी एक्स वाई डी वाई जेड बोलते हैं कि हम लोग तो बेकार का एक्साइट हो गए थे यार, हम लोग को जितना नहीं होना चाहिए था उससे ज्यादा हो गए। ऐसे भी समझ लो ना, जैसे एग्जाम आ रहा है, सब पढ़ाई करना स्टार्ट करता, मालूम पर अब पोस्टपोन हो गया यार, रिलैक्स हो जाते हैं। ये तो हम लोग को लग रहा था है, अब नहीं है। तो यही वो मॉडल बोलता है कि अब, और ये दोनों, अच्छा इनमें से किस लोब्स को डायरेक्टली उनके अप्रोच में आ रहे हैं? बताओ कौन से लोब्स के डायरेक्ट अप्रोच में आ रहे हैं? ऑब्वियस बात है, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इनका हालत खराब हो गया। डी एक्स वाई तो कहीं यहाँ रहेगा, डी एक्स वाई कहीं यहाँ रहेगा। मैं ऐसे बना रहा हूँ, एक लोब दिखा देता हूँ, ये डी एक्स वाई है, एस सेंटर्स पे रहेगा, ये डी एक्स वाई है। तो इसको भी रिपल्शन आ रहा है, लेकिन ये पहले सबको लग रहा था कि मेरी तरफ ही आ रहा है, सबको फील्ड अपना तरफ ही लग रहा था। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, नाउ द मॉडल सेज देयर इज अ स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब ये हुआ, मॉडल बोलता है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर का रिपल्शन देयर these lobes directly point in the direction of approaching ligands. Therefore suffer या face greater repulsion। अब यहां से एनर्जी फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ ऊपर चले जाएंगे, ये दोनों वो वाले हैं, और ये तीनों थोड़े से रिलैक्स होंगे। बट यस, एक चीज ध्यान देना, इसको मैंने ज्यादा रिलैक्स करा दिया, कुछ भी होंगे तो इस पॉइंट से नीचे नहीं जाएंगे। हाँ, ये इस रेफरेंस पॉइंट से नीचे नहीं जाएंगे।
बिकॉज इनिशियल जब आइसोलेटेड थे उससे तो सबका एनर्जी बढ़ा है। क्यों? बिकॉज यार रिपल्शन तो सभी फेस किए हैं, रिपल्शन तो सभी फेस किए हैं, इससे नीचे मत कर देना। और ये जो स्प्लिटिंग होता है एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को एक नाम दिया जाता है डेल्टा ओ। और इस लाइन को भी याद रखना, दिस इज नोन एज बैरी सेंटर लाइन। ठीक है, अच्छा ये क्या है? इस पूरे पार्ट को बोल सकते हैं the energy of orbitals in which field? Spherical field, जब तक फील्ड सिमेट्रिकल है। और ये पूरा कहानी कब का है? ये एक्चुअल कहानी है, ये कहानी कब का है? ये कहानी है जब बहुत पास आ गए हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, मतलब जो एक्चुअली में बहुत पास आ गए या फिर नियर फील्ड। समझा? फाइनली लास्ट, मान लो हाँ यहां पर सबका एनर्जी क्यों इंक्रीज किया? बिकॉज ऑफ रिपल्शन। किनके बीच में रिपल्शन? बिटवीन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड के पास खुद इलेक्ट्रॉन है यार, एंड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। तो रिपल्शन तो सबका ही हुआ। अब x x x x x मान लेते हैं, सबका एनर्जी मान लो पहले 5x था। मॉडल बोलता है नियर फील्ड में जब एक्चुअली में लिगेंड्स पास आ गए, पता चला सबको अपनी सच्चाई, कुछ रिलैक्स हुए, कुछ और ऊपर एक्साइट हुए। मान लो इन सब का एनर्जी अब x प्लस बी एक्स प्लस ए बन गया, ऑर्बिटल्स का एनर्जी। और इन सब का कितना हो गया? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या लिख सकता हूं बताओ? यही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। पहला एनर्जी कितना था? 5x, और फाइनल एनर्जी भी कितना होगा? सबका एनर्जी निकालो। इनिशियली 5x था, इसी 5x का x प्लस ए प्लस एक्स प्लस ए प्लस एक्स माइनस बी का 3 टाइम्स। मतलब क्या आएगा तुम्हारा? 5x plus 2 इनिशियल एनर्जी 5x है ना, यही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। yes. ये एनर्जी, यही तो कुछ ऊपर गए कुछ नीचे गए। तो लॉ ऑफ, तो ये आ गया तुम्हारा 2a इज इक्वल टू 3b। और एक टर्म डिफाइन करते हैं स्प्लिटिंग के कारण। नियर फील्ड में ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग होता है, और डेलो इज द डिफरेंस। दिख ही रहा है इनके बीच में डिफरेंस, कितना ऑर्बिटल्स के बीच में डिफरेंस आया है। तो एक ऑर्बिटल का एनर्जी है x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी। स्क्रीनशॉट लो। हाँ सो ये स्पेरिकल फील्ड और ऑक्टाहेड्रल फील्ड क्या है, वापस बता सकते हाँ बताता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ बस। तो डेल्टा ओ इज इक्वल टू किसके बराबर? a प्लस बी। और 2a किसके बराबर होगा? हैं? सर डेल्टा नॉट का वैल्यू दिया रहता है क्या पहले? हाँ क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं तो ऐसे इस पर फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट इज दिस डेल्टा और क्या, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दिस डिपेंड। न्यूमेरिकल्स तो आते नहीं है, मालूम होना चाहिए व्हाट इज डेल्टा।
तो इसका मतलब फाइनली क्या हालत होगा, इसको पूरे को अगर सही से बनाओगे तो 5 राइज किया, यहां से स्प्लिट हुआ, किन्हीं दोनों का एनर्जी से, किन्हीं दोनों का। अच्छा, कभी कभी आप किताबों में इसी को ऐसे देखोगे, दिस इज x प्लस ए था ना, तो इन सब का एनर्जी कितने से राइज कर गया, 3 del O by 5, और इन दोनों का एनर्जी कितने से कम हो गया, ऊपर वाले कौन से हैं, dx square minus 5 plus dx. और डेलो को बोला क्या जाता है, डेलो इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। देखो फिर से बता रहा हूं, स्फेरिकल फील्ड का मतलब हुआ हर एक लिगेंड का नेगेटिव चार्ज का एक फील्ड होता है, ठीक है ना, फील्ड इज अ प्रॉपर्टी, इसको समझो। ऐसे में सिंपल सा मैं बेस्ट वही बता रहा हूं, आप कभी अगर हाईवे में ट्रैवल करोगे, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। आपको भले ही आपके दूर से जब कोई ट्रक अप्रोच कर रहा होगा, तो भले ही वो आ रहा होगा, हो सकता है यहां से आ रहा हो, बट आप अगर यहां हो ना और देखोगे ना, तो आपको ऐसा ही लगेगा, कभी अब जाना और कभी नोटिस करना इस बात को, आपको लगेगा कि इसी डायरेक्शन में आ रहा है, मेरी तरफ ही आ रहा है। जब तो इनिशियली ट्रक का फील्ड कैसा है, ट्रक का जो ये प्रॉपर्टी है अप्रोच करने का प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी का नाम इसी को बोल रहा है फील्ड, ये आपके हिसाब से आपको कैसा लगेगा, स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब ये नहीं कि स्फीयर इमेजिन करना, स्फेरिकल मतलब हर डायरेक्शन में तुमको ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप और ये पास आते जाएंगे, ये पिक्चर और क्लियर होते जाएगा और आपको दिखाई पड़ेगा वो ये तो इस फील्ड में आ रहा था, इस लेन में चल रहा था। ये दिस इज नाउ फील्ड। धीरे धीरे फील्ड मतलब वो प्रॉपर्टी जो जैसे जैसे वो अपने आप को दिखा रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। तो यही इन पांचों के साथ हुआ। इन पांचों को पहले लगा कि मेरी तरफ ही आ रहा है, everybody is getting prepared, everybody is facing equal repulsions, but after a point of time, जब बहुत पास आ गए, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल फील्ड, तब यहां से स्प्लिटिंग हुआ, ठीक है ना। ये dxy dyz dz बोले हम लोग तो बेकार का, अरे सब चाहता है मैं स्टेबल रहूं ना, कौन चाहता है कि मैं ज्यादा एनर्जी ले लूं, dxy dyz dz बोले सिस्टम की, मैं हम लोग तो बेकार का एक्साइट हो गए थे यार, हम लोग का तो टेंशन था ही नहीं, लेट अस रिलैक्स अ बिट, और इन दोनों में और रिपल्शन होने लग गए, तो जितने से ये नीचे गए उतने से वो ऊपर चले गए। दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। एंटायर मॉडल इसी पर बेस्ड है। एंड व्हाई डू दे फेस रिपल्शंस मोर, बिकॉज इनके लोब्स उस डायरेक्शन में है। अब एक नाम ध्यान देना, इनको बोला जाता है T2G, सॉरी नीचे वाले को, ये सब सिंबल्स आपको याद रखने हैं। ऊपर वाले को बोला जाता है EG ऑर्बिटल्स, इनको बोला जाता है T2G। T2G कौन कौन है, T2G मतलब ट्रिपली डिजेनरेट, नाम याद रखना है। ये कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं, DXY है, DYZ है, DZX है, और एक है EG। EG को बोला जाता है इवनली डिजेनरेट। ये कौन कौन से हैं, एंड DZ। स्क्रीनशॉट लो, बोलो क्या डाउट है। दिस इज व्हाट द एंटायर क्रिस्टल मॉडल इज। आदित्य, रिपल्शन की वजह से एनर्जी कैसे बढ़ गया, रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ेगा ना, सिस्टम अनस्टेबल होगा ना। अरे इलेक्ट्रॉन लिगेंड लेकर आ रहा है तो
जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन फेस करेंगे ना, एनर्जी बड़ा सबका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो अब ध्यान से, तो इस प्रकार का मॉडल है। अब crystal field splitting in a tetrahedral case. So एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा। थैंक्स। इसके बाद ये था, ठीक है। ठीक है, अच्छा देखो टेट्राहेड्रल केस में देखो कैसा हालत है। पहले तो एक काम करो, पहले तो मुझे एक चीज बताओ, मुझे किस प्रकार अप्रोच करना होगा। जैसा कि मॉडल बोलता है इस प्रकार लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं ताकि वो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाए। तो कहां से अप्रोच कर रहा होगा, चलो एक ये रखो, अगर आप लोग को थोड़ा याद आ रहा हो सॉलिड स्टेट में टेट्रा बनाने, तो एक लिगेंड यहां से अप्रोच कर रहा होगा, एक यहां से अप्रोच कर रहा होगा, एक यहां से अप्रोच कर रहा होगा, एकदम दूर से नीचे से, और एक यहां से अप्रोच कर रहा होगा। लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, एकदम इंफिनिटी से, ताकि वो, और ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। फिर से ये एक्स वाई जेड। अच्छा अब ध्यान देना, यहाँ पर, ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए ये मेरा डी एक्स वाई का ऑर्बिटल है। डी एक्स वाई मालूम है ना कैसा होता है शेप, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा रहेगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर रहेगा, येलो वाला, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा अलग से दिखा देते हैं ताकि और क्लियर पिक्चर हुआ। डी वाई जेड वाले कैसे रहेंगे, डी वाई जेड वाले, या मतलब सॉरी जो भी ऐसे, एक ऐसा रहेगा, सबको ये एटॉमिक स्ट्रक्चर्स मालूम है ना, ये ऐसा शेप्स होते हैं, एक और ऐसा रहेगा, एक साथ नहीं दिखा सकता, अलग अलग, लेकिन रहते सब एक साथ है, दिखा नहीं सकते ना। एक ऐसा भी रहेगा, एक इस पॉइंट पर, इधर भी तो रहेगा एक ऑर्बिटल ऐसे, ऐसे भी तो रहेगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, इनमें से कौन से ऑर्बिटल्स, ये मेरा ब्लू, ये तो बी जेड स्क्वायर वाला ऑर्बिटल, अब ध्यान देना, कौन से ऑर्बिटल्स हैं जिनके लोब्स फेस सेंटर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स के माइनस वाई स्क्वायर के लोब्स, देख रहे हो ना, लोब्स फेस, येलो वाले के देखो, येलो वाले का कहां पर रहेगा, फेस सेंटर्स पे रहेगा, और इनके लोब्स कहाँ हैं बताओ, इनके लोब्स कहाँ हैं, इनके लोब्स हैं, अगर देखोगे एज के सेंटर्स पर, देखो जितने भी डी एक्स वाई, ये मेरा डी एक्स वाई है ना, एच के सेंटर पे देखो, लिगेंड मान लो अगर अप्रोच कर रहा है, तो मुझे अब एक चीज बताइए, लिगेंड का कोई एक डायरेक्शन पकड़ते हैं अप्रोच का,
मान लो इसको पकड़ते हैं, ठीक है, लिगेंड अप्रोच कर रहा है, थोड़ा सा इसको, अब ये तो मैंने इधर बता दिया, एक लास्ट डायग्राम बनाता हूं लिगेंड के अप्रोच का डायरेक्शन, ठीक है। मान लो मेटल एटम यहां था, ठीक है, यहां पर मान लो यहां से अप्रोच कर रहा है, चलो यहां से, ठीक है, मतलब चेंज कर दिया मैंने यहां से, ताकि दिखाता, एक चीज दिखाना चाहता हूं, यहां से अप्रोच कर रहा है। मान लो मुझे एक चीज बताओ, जब लिगेंड यहां से अप्रोच कर रहा है, ये मेरा है, यहां पर एक लोब होगा इस एच के सेंटर पर, मतलब बेसिक ऊपर में होगा, मतलब समझो कि इसको ट्रांसलेट करो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ, ये डिस्टेंस, सर a by root। ये डिस्टेंस होगा a/√2, और ये डिस्टेंस कितना होगा a by a/2। तो लिगेंड किससे ज्यादा क्लोज अप्रोच करेगा, ज्यादा पास किसके है, एज सेंटर्स वाले के पास है कि फेस सेंटर्स वाले के ज्यादा पास है, एज सेंटर्स, यहाँ उल्टा हो गया है, यहाँ एज सेंटर्स के ज्यादा पास है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर आप लोग को मैं येलो वाला ओरिजिनल डायग्राम में, या अगर मैं जस्ट फॉर द यही दिखा देता हूं, यहाँ पर अगर ये अप्रोच कर रहा है, येलो से देखना, मान लो ये मैंने dz² बनाया है, और ये मैं बना रहा हूं dxy, एक ही लोब ले लो, तो ये जो एंगल है अप्रोच का इस लोब के साथ, ठीक है, और ये जो एंगल होगा, मान लो अगर ये θ1 है और ये θ2 है, तो आपको θ2 ग्रेटर मिलेगा θ1 से, मतलब ज्यादा सट करके वो किसके लोब से निकलेगा, ब्लू वाले लोब से ज्यादा सट करके निकलेगा वो, और ये dxy वाला है, और dz² से थोड़ा कम निकलेगा, θ2 है ये एंगल, इसको मैं थोड़ा लाइन बना देता हूं, सो वो डिस्टेंस a by 2 है। कौन सा, वही डिस्टेंस ही कर सकते हो, और नहीं तो एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन उतना जरूरत नहीं, सब इतना जानना है कि अगर आप मैथमेटिकली भी करोगे तो ये डिस्टेंस θ1 विल बी लेसर देन θ2, θ2 का मतलब ये डायरेक्शन ऑफ लोब, इससे जो एंगल बनाएगा ये, सो यहां पर dxy, dyz and dzx, they will face greater repulsion, since they are more closer in the direction of approach of ligand. लिगेंड जो अप्रोच कर रहा है उससे ज्यादा इन ऑर्बिटल्स को अप्रोच ज्यादा क्लोजली करेगा, डायरेक्ट ओवरलैप तो नहीं करेगा, डायरेक्ट लोब्स के साथ तो नहीं है, बट इनके साथ ये ज्यादा अच्छा ओवरलैप, सॉरी क्लोज अप्रोच करेगा, मोर इन द डायरेक्शन, और dz² और dyz² को उतना नहीं मिलेगा। ये क्लियर हुआ सबको, ये डायग्राम समझ में आया सबको, यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, तो क्रिस्टल फील्ड मॉडल फाइनली ये बोलता है सेम काम, इनिशियली सबके सब बहुत आराम से बैठे हुए थे, जब तक फील्ड सिमेट्रिकल है सबका एनर्जी राइज किया, बट उस पॉइंट के जब सच्चाई पता चली,
उल्टा हो गया यहाँ पर, dxy dyz dzx ऊपर आ गया। जस्ट उल्टा। फिर से इस लाइन को क्या बोला जाएगा? डेल्टा टी, which is nothing but crystal field splitting in tetrahedral field। फिर से इसको लाइन को बोला जाएगा बैरी सेंटर लाइन। नाम से एग्जैक्टली सेम है, बैरी सेंटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मान लो सबका एनर्जी पहले सब राइज किया, इन सबका एनर्जी कितना हो गया x प्लस ए, इन दोनों का हो गया x माइनस बी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से 5x किसके बराबर हो गया? ऊपर में 3x प्लस 3a, नीचे में 2x माइनस 2b। और डेल्टा टी खुद किसके बराबर होता है? a प्लस बी, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी। कितना हो जाएगा? मतलब a हो गया 2 डेल टी बाई 5। तो कभी कभी आप एनसीईआरटी सब में देखोगे ये वैल्यू, दिस इज 2 डेल टी बाई 5। ये वैल्यू कितना? 3 डेल टी बाई 5। ये पूरा कहानी है। अच्छा, फिर से वही काम, दिस इज द एनर्जी व्हेन आइसोलेटेड केस, आराम से सब बैठे हुए हैं, सबका एनर्जी, ये भी एनर्जी सबका राइज करता है, बट इन विच फील्ड? स्फेरिकल फील्ड। जब तक सबको धोखा लग रहा है, सबको लग रहा है हम ही को देख रहा है, हम ही को देख रहा है, ठीक है ना। एक और चीज, कभी दूर से कोई देखो किसी इंसान को तो ऐसा लगता है आप ही को देख रहा है। क्या है? उसका फील्ड सिमेट्रिकल है। और व्हाट इज दिस? दिस इज द एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड। सबको क्लियर हुआ? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। हाँ यस, वॉइड्स नंबर नहीं गौरव, पूरा वॉइड ही तो है। क्रिस्टल इज नथिंग बट सॉलिड स्टेट। क्रिस्टल फील्ड मॉडल इज नथिंग बट सॉलिड स्टेट। पहले के लेक्चर में बता दिया, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है ये, ठीक है। यहाँ कोई कोवेलेंट बॉन्ड्स कुछ नहीं, दिस जस्ट लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, फाइनली जो बॉन्ड बनता है दैट इज आयनिक। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, in tetrahedral case subscript G is dropped because there is no center of symmetry। ये याद रखना है, ठीक है ना। इस पॉइंट को याद रखना है, इसको लॉजिकली सोचना नहीं है। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। तो सबस्क्रिप्ट जी का मतलब, यहां पर इसका नाम ईजी नहीं दोगे, सिर्फ क्या नाम दोगे? ई। और इनका नाम क्या दोगे? T2। जबकि ऑक्टेहेड्रल में क्या लगाते थे? ऑक्टेहेड्रल में लगाते थे ईजी
and T2G, ठीक है, क्योंकि ऑक्टेहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। खैर दैट इज अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, हम लोग उस पे जाना नहीं है अभी एज ऑफ नाउ। सर एनर्जी, हाँ बोलो। लास्ट में जो बताया वापस बताऊंगा। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग जो ऑक्टेहेड्रल वाला केस करते थे, इसमें इनको एक नाम दिया था मैंने, T2G और EG, बट यहां पर जो केस करेंगे इसका नाम देंगे T2, बस। G नाम का शब्द नहीं लगाएंगे, बिकॉज टेट्राहेड्रल फील्ड में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, बस इतना बोल रहा हूं। और ये तुम्हारा ऑक्टेहेड्रल फील्ड, मतलब इस पॉइंट को आप मेमोराइज भी कर सकते हो। सबको यहां तक समझ में आया? मतलब इस पॉइंट को मेमोराइज करके बाकी समझ में आया कैसे स्प्लिटिंग हुआ है टेट्राहेड्रल फील्ड में। दिस इज द स्प्लिटिंग इन केस ऑफ अ टेट्राहेड्रल फील्ड डेल्टा टी। स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, एक और चीज नोट करोगे, ये जो डेल्टा टी का जो वैल्यू है दैट इज 4/9 डेल ओ। कहने का मतलब किसमें स्प्लिटिंग कम है? डेल्टा टी इज स्मॉलर। आपको अगर बोर्ड में कभी डायग्राम बनाने आ जाए तो देखो, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बट इससे पता चल जाता है कि कौन बारीकी से पढ़ाई किया है, उसको उसका मार्क्स भी उतना ही मिलता है। अगर कभी आता है बोर्ड में, तो आपको अगर दिखाना हो, मान लो मैं यही स्प्लिटिंग करता इस केस में, तो इनको थोड़ा हमेशा कम दिखाना, ये गैप बड़ा दिखाना, ये गैप छोटा दिखाना। अच्छा, इसका रीजन क्या होगा? ऐसा क्यों? देखो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, वाई? ऑक्टाहेड्रल के केस में डायरेक्ट अप्रोच कर रहे थे, हाँ, एकदम वेरी फेस टू गुड। फेस। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दो रीजन है। there are lobes in direct approach of the ligands. लोब्स डायरेक्टली समझ लो ना, एकदम लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, लोब्स भी उसी डायरेक्शन में, बट नन ऑफ द लोब्स इन टेट्राहेड्रल फील्ड। कोई भी ऐसा लोब नहीं है टेट्राहेड्रल फील्ड में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स which falls directly in the approach of ligand। कोई ऐसा नहीं है। और एक और कारण है, ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं? अरे यार, एक ही साथ 6 लिगेंड आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन लेकर, 6 लिगेंड एक साथ, ऑब्वियस बात है रिपल्शन ज्यादा होगा। और ये डेल्टा टी का कारण क्या है? डेल्टा का कारण क्या है? रिपल्शन ही तो है। ये क्यों स्प्लिट कर रहे हैं यहां से? वाई आर दीज स्प्लिटिंग? ड्यू टू रिपल्शन। उनका कारण रिपल्शन ही तो है कि रिपल्शन से स्प्लिट करते हैं। कुछ लोग नीचे आते हैं, कुछ लोग ऊपर जाते हैं। कौन लोग को ऊपर ज्यादा देना पड़ता है? जिनका ज्यादा रिपल्शन हुआ। तो 6 लिगेंड्स आर अप्रोचिंग, और टेट्राहेड्रल केस में कितने अप्रोच कर रहे हैं? तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर रिपल्शन मोर, यहाँ रिपल्शन लेस।
तो ये फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। स्क्रीनशॉट लो। सर आप ऑक्टाहेड्रल वाले का भी लिख दोगे वैल्यू? ऑक्टेल का क्या लिखना है? हाँ बोलो क्या लिखना है उसका? कुछ नहीं सर, कुछ। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने का। हाँ ले लो। थैंक यू सर। अच्छा, तो हम लोग अब क्रिस्टल फील्ड मॉडल समझ गए। अब हम लोग को समझना है फैक्टर्स ऑन विच डेल्टा डिपेंड। डेल्टा मतलब समझो मुंह खोला है, वो जो मुंह खुला है ना, वो कितना बड़ा खुलेगा, ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और एक सिंपल सा चीज है, पहले इस डेल्टा को समझते हैं। डेल्टा होता क्यों है? व्हाट डेल्टा ओ या डेल्टा टी जो भी है, डेल्टा का कारण क्या है? दिस इज बेसिकली स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का कारण क्या है? रिपल्शन। इनके बीच में रिपल्शन, लिगेंड्स, इलेक्ट्रॉन और डी ऑर्बिटल्स। तो अगर दैट इंप्लाइज कि अगर मैं रिपल्शन बढ़ाऊं तो इसका मतलब डेल्टा भी बढ़ेगा। इस लाइन का फर्दर इंप्लीकेशन है, रिपल्शन कब बढ़ेगा? व्हेन द लिगेंड और मेटल के बीच में क्या होगा? बहुत क्लोज होगा। सो कहने का मतलब फाइनल कंक्लूजन इज, जैसे जैसे मैं इस अप्रोच को, अप्रोच बोलो या ये डिस्टेंस, कितना ये लिगेंड मेटल के करीब पहुंचता है उतना ज्यादा डेल्टा हो, बस यही है। तो क्लोजर इज द, क्या लिखूं, अप्रोच ऑफ लिगेंड टू मेटल, ग्रेटर इज द डेल्टा। ये क्लियर है? साहिल ये बोल रहा हूं, डेल्टा क्या है? डेल्टा इज स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग क्यों हुआ? स्प्लिटिंग तो इसीलिए हुआ ना, बिकॉज रिपल्शन हुआ। किनके बीच में रिपल्शन हुआ? लिगेंड और मेटल के बीच में रिपल्शन हुआ। तो जितना ज्यादा ये लिगेंड मेटल के पास आएगा, जितना ज्यादा पास आएगा उतना ज्यादा इन डी ऑर्बिटल्स का क्या होगा? हालत खराब होगा, उतना ज्यादा ये फैलेंगे। मतलब जो डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डीजेड स्क्वायर का उतना ज्यादा हालत खराब होगा ना, जितना ज्यादा हालत खराब होगा उतना ही ऊपर जाएंगे। समझा साहिल? है ना? तो इन शॉर्ट, मुझे अब किस फैक्टर को देखना है? मुझे अब किस फैक्टर को देखना है? मुझे अब डेल्टा इसी पर देखना है, लिगेंड और मेटल का अप्रोच। और लिगेंड और मेटल का जो अप्रोच है, अब इसमें दो लोग सामने आ रहे हैं, या तो लिगेंड या तो मेटल। तो यहां पर डेल्टा इज डिपेंडेंट ऑन लिगेंड रिलेटेड फैक्टर्स, मेटल रिलेटेड फैक्टर्स। दो लोग मिल रहे हैं ना, मुलाकात दो लोगों के बीच में हो रही है, तो दोनों पे डिपेंड करता है। अभी डिपेंड कैसे करता है ये देख लेते हैं एक बार। ये सर डिपेंड कैसे करता है, पहले देखते हैं मेटल रिलेटेड फैक्टर्स। सबसे ज्यादा या डेल्टा
Z इफेक्टिव के बराबर तो होगा ही। रीजन यार, Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इस ज्यादा Z इफेक्टिव किसका? न्यूक्लियस का, प्रोटॉन का। प्रोटॉन का भी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, तो अगर ज्यादा Z इफेक्टिव हुआ तो ये ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? लिगेंड ज्यादा पास आएगा, लिगेंड ज्यादा पास आएगा तो इसका मतलब डेल्टा बढ़ेगा। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल, आपसे कोई पूछता है 3D 4D 5D में सबसे ज्यादा Z इफेक्टिव किसका? आपको याद है एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में किए हुए हो? Yes. 5D का सबसे ज्यादा। तो आपसे कोई पूछेगा डेल्टा बताइए, यही होगा। तो कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन आया COL6+3, ऐसे क्वेश्चन आएगा RHL6+3, और एक क्वेश्चन आएगा इरिडियम L6+3। सर किसका डेल्टा सबसे ज्यादा? डेल्टा O। तो ये 5D सीरीज का है। आप बोलोगे यहां, ये पहला फैक्टर है। दूसरा एग्जांपल, कोई पूछेगा NiCl4 2- पैलेडियम Cl4 2- PtCl4 2-। सर किसका डेल्टा T ज्यादा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, डेल्टा T किसका ज्यादा? प्लैटिनम का सबसे ज्यादा, फिर पैलेडियम का, फिर निकल का। स्क्रीनशॉट लो। तो पहला फैक्टर है ये Z इफेक्टिव पर डिपेंड करता है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा फैक्टर है डेल्टा इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। सर वो लास्ट पे सीधा कर। ठीक है, ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ऑब्वियस सा बात है यार, ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे, लिगेंड तो नेगेटिवली चार्ज है ही, उसको और ज्यादा करीब खींचेगा। इसमें तो कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है, लॉजिकल सा बात है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि सर Ml6 एक प्लस स्टेट में है, एक वही +2 स्टेट में है, और एक +6 का +3 स्टेट में, बताइए किसका डेल्टा हो ज्यादा? बहुत लॉजिकल सा बात है, मुझे बस लिगेंड और मेटल के बीच में इस डिस्टेंस को कम करना है। या तो मेटल स्ट्रांग हो, Z इफेक्टिव स्ट्रांग हो, पॉजिटिव चार्ज स्ट्रांग हो, खींच ले। बहुत अच्छा बात। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखा गया है। ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर यहाँ कोई M+ है, M+ से मान लो कोई M2+ जाता है, अगर यहाँ का स्प्लिटिंग है कॉम्प्लेक्स का डेल्टा, इसका है डेल्टा 1, तो इसको डेल्टा 2 मान लेते हैं। सबसे बड़ा कौन होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहा हूं तो कौन ज्यादा होगा? डेल्टा 4। बट ऑब्जर्वेशन ये दे रहा है कि डेल्टा 4 तक आते आते बहुत का चेंज हो जाता है स्प्लिटिंग में। 3D सीरीज में भी, 3D सीरीज में डेल्टा 4 तक आते हैं, सॉरी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक आते आते बहुत का चेंज होता है, ड्रास्टिक चेंज इन दैट स्प्लिटिंग। ठीक है, याद रखना इस बात। एक और इंपॉर्टेंट बात, मान लो ऑब्जर्वेशन, ये सब ऑब्जर्वेशंस है। कोई बोलेगा सर मैं 3D सीरीज का रखूंगा मेटल +2, और अब मैं 3D सीरीज में ही रख करके उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर दूंगा, सर क्या डेल्टा चेंज करेगा? डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है। बोलेगा यस, चेंज करेगा। कोई बोलेगा सर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखूंगा, लेकिन मैं उसके जस्ट नीचे वाले सीरीज पे जाऊंगा और इसका डेल्टा देखूंगा, तो क्या डेल्टा 3 बढ़ेगा? मैं बोलूंगा यस, डेल्टा 3 भी बढ़ेगा।
और यहाँ पर डेल्टा टू भी बढ़ेगा। कोई पूछेगा सर कहां पर ज्यादा बढ़ेगा, ये ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन टोटल ऑब्जर्वेशन कि मैं 3D सीरीज में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाऊं, वहां ज्यादा इंक्रीमेंट है डेल्टा का, कि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रख करके नीचे जाऊं। तो ऑब्जर्वेशन है, याद रखना, ये फैक्टर जीत जाता है। कहने का मतलब डेल्टा 3 माइनस डेल्टा 1 ज्यादा बड़ा है किससे? बट ओनली वैलिड व्हेन change in oxidation state is by 1 unit. ये कंपैरिजन नहीं कर सकते सर, मैं M+2 से M+4 में चला जाऊं और इसको M+2 में रख करके 4D में ही जाऊं, अब बताओ सर क्या होगा? ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बहुत सारे फैक्ट, कभी M+4 जीतेगा, कभी ये जीत जाएगा, ये नहीं आएगा। एक यूनिट का ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये देखा गया है। सबको समझ में आया क्या बात बोला? अगर एक ऑक्सीडेशन स्टेट का यूनिट चेंज है तो फिर ये बात देखी गई है कि ये चलता है। सबको समझ में आया? ठीक है। कोई पूछेगा इनमें से सर किसका ज्यादा डेल्टा? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बोलेगा इनमें से किसका ज्यादा? कैसे? ये मालूम है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दोगे ना, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर कितना है? +3 ना। चलो स्क्रीनशॉट लो। सबको ये बात क्लियर हुआ? आयुष कहाँ गया? क्लियर है? आकांक्षा, आयुष, साहिल। आज आयुष नहीं आया क्या? आयुष नहीं आया आज। यस सर, क्लियर है। यस सर। चलो आगे बढ़ो, सर स्क्रीनशॉट लो। हाँ बोलो। सर वो 1 यूनिट वाला पॉइंट वापस एक्सप्लेन करो। 1 यूनिट एक प्योर ऑब्जर्वेशन है। कोई अगर मान लो ऐसे समझ लो, कोई अगर ऐसे बोल दिया कि सर मैं कोबाल्ट 2+ का हाँ लेकिन लिगेंड सेम रखना है, मेटल रिलेटेड फैक्टर्स मतलब आई एम अज्यूमिंग लिगेंड टू बी सेम। कोई बोला सर CO2+ है, इसका कोई कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कुछ स्प्लिटिंग होगा और CO+3 का स्प्लिटिंग होगा, तो ज्यादा किसका होगा? मैं बोलूंगा CO+3 का। और किसी ने बोला सर मैं C+2 ही रखूंगा, लेकिन अब RH+2 का बात करूंगा, RH+2 का ज्यादा कि CO+2 का ज्यादा? तो ऑब्वियस बात है RH+2 का ज्यादा। अभी जस्ट मैंने बताया 4D का Z इफेक्टिव ज्यादा होता है। लेकिन कोई पूछेगा सर ज्यादा इंक्रीमेंट कहाँ है? CO+2 से +3 जाने में ज्यादा इंक्रीमेंट है कि CO+2 से RH+2 जाने में ज्यादा इंक्रीमेंट है? तो RH+2 जाने में जो इंक्रीमेंट है ना डेल्टा का, ये बहुत ज्यादा है किससे? लेकिन ये तभी है जब आप किसको कंपेयर कर रहे हो? एक ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज है, एक यूनिट का। मतलब ये नहीं बोल सकते, मतलब उस पर कोई रूल नहीं है कि सर मैं CO+4 बना दूं, अब बताओ सर, और RH+2 ही रखूं। अरे यार अब कोई नहीं बता सकता, ये कुछ भी हो सकता है। कभी कभी CO में जीतेगा, किसी और मेटल में हारेगा। Then there is a total observation. Nobody can say. Then observations can change depending upon metal to metal. अब वो लिस्ट तो लिखेंगे नहीं हम लोग बार बार, ठीक है? यही बोलना चाह रहा हूं। तो ये तभी वैलिड है जब ऑक्सीडेशन स्टेट 1 यूनिट से चेंज करे। समझा? यस सर।
स्क्रीनशॉट लिया था? अब देखो, अब आते हैं लिगेंड रिलेटेड फैक्टर्स। ठीक है, अब देखो लिगेंड रिलेटेड फैक्टर्स में क्या है। ठीक है, डेल्टा जो है, अब दो लोग मिल रहे हैं यार, तो मिलने का चाहत तो स्क्रीनशॉट कोई भेजते रहो ना ग्रुप में। कोई भेज नहीं रहा है क्या यार? कोई भेजते रहो यार, ये काम कर लो, थोड़ा फायदा हो जाएगा सबको। मैं स्लाइड नंबर भी लिख दे रहा हूं ऊपर में 8। ठीक है, अच्छा, लिगेंड रिलेटेड फैक्टर्स, डेल्टा इज ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड। अगर दो लोग मिल रहे हैं तो दो लोग के बीच में चाहत तो दोनों का अगर हो, तो या तो मेटल चाहता हो तो खींच लेगा, हो सकता है लिगेंड में भी बात हो, मिलना चाह रहा हो। अब इसको जानने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, थोड़ा सा एक कहानी देखते हैं। देखो, अगर इस CFT का बात माना जाए, CFT मॉडल का बात माना जाए, तो मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो अगर इसके मॉडल से चला जाए, अकॉर्डिंग टू द CFT मॉडल चला जाए, तो उसके मॉडल से तो F- है, पानी है, और मान लो CO है। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर होगा? देखो, ये तो लॉजिकल सा बात, अगर CFT से चला जाए, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये भी पोलर है, इसको भी हम लोग बहुत पीछे नहीं रखेंगे, ये भी पोलर है, लेकिन नेगेटिव चार्ज फुल फ्लेजेड तो नहीं है। और CO के बारे में तो क्या ही बताएं, इसका तो डाइपोल मोमेंट भी 0 होता है, नॉन पोलर की तरफ है ये। सो अगर CFT से बात किया जाए कि यार तेरा जो मॉडल है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो सबसे ज्यादा अगर मैं M+ को छोड़ूं, सॉरी इन लिगेंड्स को छोड़ूं M+ की तरफ, तो होना तो चाहिए सबसे दौड़े दौड़े जाएगा माइनस, उसके बाद जाएगा डाइपोल, उसके बाद जाएगा नॉन पोलर। दिस शुड हैव बीन द एक्सपेक्टेड, और जो जितना पास जाएगा उतना ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए। बट एक्चुअली में ये पाया गया। दिस इज द डेल्टा का स्प्लिटिंग, मतलब CO के लिगेंड सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग पाए गए हैं, वाटर के लिगेंड्स और ज्यादा स्प्लिटिंग किए हैं, और F- का सबसे कम है, टोटली उल्टा पड़ गया क्रिस्टल फील्ड को। तो आपसे पूछा गया क्रिस्टल फील्ड मॉडल से एक्सप्लेन कर, क्या बोलता है तुम? CFT कुड नॉट एक्सप्लेन। तो ये भी एक लिमिटेशन है CFT का, कि उसका मॉडल बहुत कलर बता देगा आगे जाकर के, मतलब कुछ चीजें तो बता देता है, जैसे इसका जन्म किसके लिए हुआ है, कलर बताने के लिए, तो कलर बताएगा भी, लेकिन बहुत सारी चीजों को बोला यार सबका ठेका मैं ही लेकर थोड़े रखा हूं, जो मुझसे पूछते हो, मुझे अब ये नहीं मालूम। एक्सपेरिमेंट्स तो यही बता रहे हैं, CFT इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लिमिटेशन है। एंड दिस इज बेटर एक्सप्लेन्ड बाय लिगेंड फील्ड थियरी, जो हम लोग को नहीं करना है क्योंकि वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, सो हम लोग उसको टच नहीं करेंगे। बेटर एक्सप्लेन बाय लिगेंड फील्ड थियरी। ठीक है, और अब ध्यान दो, सो CFT ने किया क्या? CFT से पूछा गया था स्प्लिटिंग तो बता, किसका स्प्लिटिंग ज्यादा? CFT क्या बोला? CFT बोला एक काम कर, लॉजिक से मत चल, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट करके हर लिगेंड का स्प्लिटिंग मेजर किया है, और उसको अरेंज करके एक चार्ट बनाया है, जिसको मैं नाम देता हूं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
उसमें मुझसे लॉजिक मत पूछना, ये आगे क्यों, ये पीछे क्यों, ठीक है, मुझे पता नहीं। हाँ, एक्सपेरिमेंट्स ये बता रहे हैं, ये सीरीज ले और रट ले, कुछ नहीं किया जा सकता है। तो लिगेंड्स आर अरेंज्ड in spectrochemical series in order of increasing field strength of ligand, ठीक है। It is an experimentally determined series, कुछ नहीं किया जा सकता सिवाय एक चीज के कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है। और एक्सपेरिमेंटली का मतलब है आपको टोटल रट्टा मारना है, लॉजिक नहीं है। लॉजिक के लिए लिगेंड फील्ड थियरी से पूछें, और लिगेंड फील्ड थियरी आपके सिलेबस में है नहीं। इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड सीरीज बेस्ड ऑन, क्या किया वही, वो बेस्ड ऑन तो क्या ही करना है, लिख लो बस। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कॉम्प्लेक्सेस विथ डिफरेंट लिगेंड्स। उसने बोला मैं उस लिगेंड को जो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, मैं एक्सपेरिमेंट करके बैठ गया, मैं तुमको ऑर्डर दे देता हूं, ये सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग करता है, ये सबसे ज्यादा करता है, एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक्स्ट्रा सवाल ना पूछें, मेरे पास आंसर नहीं है कि F माइनस क्यू कम कर रहा है और CO ज्यादा क्यों कर रहा है, जबकि CO नॉन पोलर की तरफ। स्क्रीनशॉट लो। और वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या, एक बार देख लेते हैं। वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है I माइनस, फिर Br माइनस, सर एक बार लास्ट पेज दिखा। ठीक है, फिर NO3 माइनस, फिर N3 माइनस, पूरा एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। सर इसको रटना है क्या? रटना मतलब कुछ वैल्यूज तो आप याद कर लो, क्या क्या सबसे ज्यादा CO करता है, टॉप याद ही रखना। CN माइनस, NO2 माइनस सेकेंड थर्ड पर आते हैं। EN जो है अमोनिया से ज्यादा, ये सब इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं, पहले 3। पानी के C2O4 माइनस, पानी में कौन ज्यादा है, कितना, ये थोड़े लास्ट में आते हैं, इनको थोड़ा सा ये सब इंपॉर्टेंट वाले याद देख लेना। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कौन करता है, मैक्सिमम स्प्लिटिंग। सर अमोनिया से डेल्टा पहले क्या है? किससे पहले, अमोनिया से पिरिडीन, पिरिडीन PY। ओके। तो ये एकदम एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है। और आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 4 दे दिए जाएंगे, और बोलेगा बताओ सबका स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा कहाँ। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए और कोई तरीका नहीं है, आपको लिगेंड देखना पड़ेगा। CN माइनस है,
En है, देखो सबसे ऊपर कौन, Cn माइनस, फिर En, फिर अमोनिया, देयर इज नो ऑप्शन। स्टैंडर्ड सब तो याद ही रखना, Cn माइनस, En माइनस, NO2 माइनस, अमोनिया, C2O4 माइनस, ये सब याद ही रखना है जनरल। ठीक है, एक बहुत बड़ा सवाल, मान लो किसी ने क्या बोला ऐसा, इन दोनों में बताइए किसका स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। अब अगर हम लोग मेटल का बात माने तो ये 3D का है, ये 5D का है, किसका ज्यादा होना चाहिए मेटल के हिसाब से? 5D का, 5D का ज्यादा ना मेटल का बात माने तो। Yes, sir. और अगर लिगेंड का बात माने तो बोलोगे सर यहाँ Cn माइनस है, स्ट्रॉन्गर लिगेंड सर, और यहाँ पर Cl माइनस है, फैक्टर तो अब 2 आ गए, इसके हिसाब से तो इसका ज्यादा होना चाहिए। बहुत बड़ा सवाल कि क्या करें क्या ना करें। तो जैसा हम लोग देखते आए हैं, अगर ऐसा कोई केस आता है, इट इज एन ऑब्जर्वेशन, आप किसको जिता देना, मेटल वाला फैक्टर को जिता देना। सर तो हमेशा मेटल वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा ना। हाँ जनरली ये डोमिनेट करता है, मतलब 5D सीरीज के साथ अगर कोई वीक लिगेंड भी आया तो वो जीत जाता है, दिस मेटल फैक्टर विंस, लिगेंड फैक्टर नहीं। मेटल फैक्टर का मतलब ये 5D का है कि 3D का है, मेटल फैक्टर विंस। तो आप इसको जिता देना, ऑब्जर्वेशन ही है, कुछ कहा नहीं जा सकता, हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करके ही बता सकते हैं। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ये, मेटल का फैक्टर ज्यादा जीत जाता है। स्क्रीनशॉट लो। सो COEN3 होगा ना? CO, हाँ यस, En3 होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट का फैक्टर तो यहाँ पर +3 ही था, यहाँ +3 था। आगे बढ़ूं? Yes, sir. अच्छा अब देखो ध्यान से, अच्छा, why do high spin and low spin complexes form? अकॉर्डिंग टू CFT, देखो CFT एक और बात बोलता है, उसने बोला देखो यार मॉडल मेरा ये है, लिगेंड्स आए, ऑक्टेडल फील्ड में सब स्प्लिटिंग किए, और अंडर द अप्रोच ऑफ लिगेंड्स, जब पूरा कहानी हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन्स को भरो, जस्ट लाइक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अंडर द अप्रोच ऑफ लिगेंड्स जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं dd splitting takes place। ठीक है, so electrons in d orbital of central metal atom redistribute themselves, and initially all electrons will occupy
a lower energy state। तो क्या बोलना चाह रहा हूं, एग्जाम्पल कंसिडर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 केस D1 सिस्टम। तो D1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, तो बोलता है कि ये फाइनली तो ये हालत था, सॉरी फाइनली क्या हालत था, ये एक्चुअल हालत तो यही है ना, ये वाला। तो ये हो गया T2G और ये हो गया EG। तो बोलता है ऑर्बिटल स्प्लिट कर गए, अब इलेक्ट्रॉन्स वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ठीक है यार, इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। अच्छा, वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, D2 कैसे भरोगे, D2 कैसे भरोगे, D2 भी भरोगे इस प्रकार, D3 इस प्रकार, फॉलोइंग हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो ऐसे ही भरोगे, D1 D2 D3। खैर अभी स्ट्रॉन्ग वीक का कोई बात नहीं, तुमको भरना हो तो ऐसे भरना। स्ट्रॉन्ग वीक तो वो बताएगा कि किसको स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं, किसको वीक बोल रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली D1 D2 D3 सब में इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में रहेंगे, D1 D2 D3 सब में कौन से रहेंगे, जस्ट एक मिनट देना। The d electron occupies the T2G orbit, ठीक है, सिंगली अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल, हर्ट्ज रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी। स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, Yes. अच्छा। लेकिन फॉर अ D4 सिस्टम, ध्यान से देखना, अब यहां पर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। वन टू थ्री ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी 1, दिस इज पॉसिबिलिटी 1। या फिर क्या कर सकता है, 1 2 3 4, दिस इज पॉसिबिलिटी 2। तो D4 सिस्टम में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो पेयर अप कर ले या फिर वो ऊपर जाए। अब एक सिंपल सा चीज देखो क्या बोलता है मॉडल, ये मॉडल बोलता है अगर वो ऊपर जाता है, सपोज इस फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, तो इसको एक एनर्जी देना पड़ेगा। कितना एनर्जी देना पड़ेगा, डेलो। लेकिन अगर यही फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयरअप का ऑप्शन चुनता है तो भी आपको एक एनर्जी देना पड़ेगा। दैट एनर्जी इज नोन एज स्पिन पेयरिंग एनर्जी। अरे यार तुमको रिपल्शन तो सहेगा, दोनों ही केस में घाटा है। लॉस क्या है, इन बोथ द केसेस एक सर्टेन एनर्जी तो लगेगा, या तो ऊपर भेजो तो डेल्टा ओ का आपको एक्स्ट्रा एनर्जी सहना पड़ेगा, पेयरिंग अप करे एक्स्ट्रा स्पिन पेयरिंग एनर्जी चुनना पड़ेगा। विच ऑप्शन विल द फोर्थ इलेक्ट्रॉन चूज,
लिगेंड पे डिपेंड करेगा। इफ डेल ओ अगर स्पिन पेयरिंग एनर्जी से कम हुआ तो बताओ क्या करेगा? डेल ओ कम और स्पिन पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, तो क्या करेगा? दैट विल चूज द ऑप्शन ऊपर जाएगा। स्पिन पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी लग रहा है और ऊपर जाने में कम लग रहा है, तो बोलेगा यार वही बेटर है, लॉस तो दोनों जगह है, एनर्जी तो कोई चाहता नहीं है। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर विच ऑर्बिटल? ईजी ऑर्बिटल। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? T2G3 EG1, दैट इज पॉसिबिलिटी 1 चुनेगा। और अगर डेल्टा ओपी से ज्यादा हुआ तब वो देखेगा यार ऊपर जाने में तो और लॉस है, इससे अच्छा पेयर अप ही कर लेते हैं। विल प्रिफर टू पेयर अप, मतलब ऑक्यूपाई कौन सा ऑर्बिटल? T2G ऑर्बिटल ही ऑक्यूपाई कर लेगा, बोलेगा यही ऑक्यूपाई कर लेते हैं रे, ऊपर में और लॉस है, यहाँ भी लॉस है, दूसरा इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करना पड़ेगा अपना घर, रिपल्शन तो है, बट यही कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या? T2G4 EG0, दिख रहा है? चारों इसी में रह जाएंगे। Yes, sir. फर्स्ट वाले केस में इस टाइप के अगर ऑप्शन को चुना तो हियर लिगेंड्स आर, इस टाइप के लिगेंड्स को ही क्या बोलेंगे? वीक फील्ड। Weak field. वीक फील्ड। और अगर ये ऑप्शन चुना इसी को क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी क्रिस्टल फील्ड ने दिया कि एक्चुअली में ये हुआ है, अगर स्प्लिटिंग पेयरिंग एनर्जी से कम हुआ तो हम लोग उसको वीक फील्ड बोलते हैं, और अगर स्प्लिटिंग ज्यादा हुआ तो उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलते हैं। यही वो रीजन दिया। और अगर आप लोग को थोड़ा याद हो, जस्ट कनेक्टिंग टू वीबीटी हम लोग ऐसे करते थे D4 सिस्टम में, याद आ रहा है? Yes. हम लोग कैसे करते थे? 1 2 3 4, हम लोग बोलते थे अरे पैर अप करा दो अगर स्ट्रांग है तो। देखो वही वाला हालत आ रहा है कि नहीं? ये लो देखो वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। Yes, sir. और अगर कभी वीक फील्ड रहता था तो बोलते थे अरे मत पैर अप कराओ। ये वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन है 4। मतलब वो ठीक है, मॉडल टोटली डिफरेंट है, एक वीबीटी है और एक सीएफटी है, बट कहीं कहीं कुछ बातें जो दोनों में कॉमन आप सोच सकते हो कॉमन। वैसे दोनों टोटली डिफरेंट है, एक तो बॉन्डिंग मानता है, कोवेलेंट बॉन्ड मानता है, एक तो कुछ नहीं मानता है, वो आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मानता है। चलो स्क्रीनशॉट लो अब, यहाँ से हो गया। Sir. आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, बोलो किसी को कुछ पूछना है तो। Sir,